हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद देवली में आपका स्वागत है। आज की वीडियो सीरीज़ में हम बात करेंगे फ्रेंड्स उत्तर गुप्त काल या वर्धन वंश की। अभी मैंने इसके बारे में आपको बताया था, वो मैंने डिटेल वीडियो बनाई थी। तो आज हम इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न जैसे हम करते हैं इसके वस्तुनिष्ठ हम करेंगे। वर्धन वंश को पुष्यभूति वंश भी कहते हैं, इसको उत्तर गुप्त काल भी कहा जाता है। ठीक है, इससे पहले गुप्त काल हमने पढ़ा था, तो हुणों के आक्रमण से गुप्त काल का पतन हो गया था। तो आज हम पढ़ेंगे वर्धन वंश, जो कि 550 से लगभग 650 ईस्वी तक चला था। ठीक है, 647 ईस्वी में लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो आप देखिए, आप इसको नोट कीजिए। ठीक है, इस टाइम पीरियड को आप नोट कीजिए। टाइम पीरियड वैसे तो नहीं पूछेगा, लेकिन इसके प्रश्न आप देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि थानेश्वर में वर्धन वंश की स्थापना किसने की थी। ठीक है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि गुप्त काल के पतन के बाद पूरे भारत में या भारत के कुछ हिस्सों में, जैसे कहीं मौखरी वंश, कहीं मालवा के वहाँ देवगुप्त आए, गौड़ वंश में शशांक हुए। ठीक है, असम में हुए, तो अलग अलग छोटे छोटे राज्यों में बढ़ गया था। ठीक है, लेकिन मेन हम कौन सा वंश पढ़ते हैं? वर्धन वंश। ठीक है, तो वर्धन वंश में जो राजा हुए वो हुए पुष्यभूति वर्धन, जिन्होंने इसकी स्थापना की थी, इसलिए इनको वर्धन वंश भी कहा जाता है। ठीक है ना, इस समय ये फेमस था ये वंश, इसलिए हम इसके बारे में ज़्यादा पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें हर्षवर्धन प्रसिद्ध राजा हुए। ठीक, इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है, राज्य उनकी राजधानी से हमने मिलाना। ठीक है ना, तो देखिए वर्धन वंश की थानेश्वर बिल्कुल सही है, मौखरी की कन्नौज सही है, मौखरी ऊपर। ठीक है, जहाँ पर ग्रहवर्मा थे, मैंने आपको बताया था। वाकटक पुरी का ठीक है, मैत्रक वल्लभी ठीक है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, चारों आप नोट कर लीजिए। तो 1 2 3 4 ठीक है, मिला हुआ है। तो राजधानी भी क्या पता पूछ सकता है। ठीक है ना, तो कन्नौज को राजधानी किसने बनाई थी? याद करो, मैंने आपको बताया था हर्षवर्धन ने बनाई थी। ठीक है, पिछली वीडियो आप देख लेना एक बार। इसके बाद देखो तीसरा प्रश्न है संस्थापक मिलाना। ठीक है ना, तो वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यभूति, तो ए का चौथा हो जाएगा और बी का उसी प्रकार दूसरा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बी का दूसरा देखिए यहाँ पर मौखरी का ईशान वर्मा सही है, फिर गृहवर्मा आए। ठीक है, वर्मा लोग ज़्यादा थे। सी का तीसरा है वाकटक का विंध्य शक्ति है, सही है, और मैत्रक का भट्टार का। ठीक है, तो यहाँ पर ये संस्थापक आप याद कर लीजिए। तो पूरे भारत में उत्तर गुप्त काल के बाद आए थे। ठीक है ना, किसके बाद आए? उत्तर गुप्त काल के बाद। ठीक, तो आपने नोट कर लिया होगा, तो बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए चौथा प्रश्न है, कदम राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी, उसने अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, तो वैजंतीय वनवासी को उसने कदम राज्य की स्थापना की थी। कदम राज्य था, मयूर शर्मन ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो उन्होंने क्या की, इसकी राजधानी कहाँ बनाई? वनवासी को बनाई थी। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स कौन सा? सी वाला। ठीक है, तो वैजंतीय वनवासी को राजधानी बनाई थी। तो कदम राज्य ये कहाँ था? कर्नाटक के पास वाला क्षेत्र था कदम। ठीक है, आप नोट कर लो इसको, कर्नाटक के पास। ठीक, इसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न है, पांचवा है कि निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? तो हर्षवर्धन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इन्होंने नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका नाटक लिखे हुए हैं। ठीक है, लिखते भी थे, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए हर्षचरित किसने लिखी है? बाणभट्ट ने लिखी है। ठीक है, उन्हीं के दरबार में भी थे बाणभट्ट, इन्होंने कादम्बरी भी लिखी हुई है। ठीक है ना, हर्षचरित और कादम्बरी किसकी है? कादम्बरी बाणभट्ट की। ठीक है, नोट कर लो, ये सिंपल से प्रश्न है, पूछे जाते हैं आपको। सातवां प्रश्न कह रहा है ऊपर कि हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत है? तो हुइनसांग लिख दो आप, डी वाला। हौ से हर्षवर्धन कर लो, हौ से कर दो हुइनसांग। ठीक है, तो हुइनसांग आए थे, जिन्होंने सीयू के नाम से एक यात्रा वृत्तांत लिखा है। ठीक है, सीयू के नाम से लिखा हुआ यात्रा वृत्तांत, तो इससे भी हमें वर्धन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है ना, सीयू की नोट कर लो इसको भी। इसके बाद देखिए चालुक्य राजा पुलकेशन द्वितीय को किसने पराजित किया? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ठीक है ना, चालुक्य राजा पुलकेशन जो दक्षिण में थे, कर्नाटक के पास, जहाँ से ऐहोल अभिलेख भी मिला है। ठीक है ना, पुलकेशन, तो पूछ सकता नरसिंह वर्मन प्रथम ने इनको हराया था। ठीक है, क्लियर हो गया आपको ये। इसके बाद देखिए ये दक्षिण का ही वंश था, नरसिंह वर्मन, उसी दक्षिण में कोई वंश था, उसके थे राजा। ठीक है, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहते हैं? तो ठीक है, हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, हर्षवर्धन क्या कहते हैं? दूसरा अशोक भी कहा जाता है। ठीक, तो ये फैक्ट आपको कल नहीं बताया था, इसलिए मैंने कहा था वस्तुनिष्ठ आप देख लीजिए, द्वितीय अशोक। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, हर्षवर्धन कहते हैं। ठीक, इसके बाद देखिए बाणभट्ट के सम्राट के दरबारी कवि थे। ठीक है, तो हर्षवर्धन के थे बाणभट्ट। ठीक है, हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ठीक, इन्होंने कादम्बरी भी लिखी हुई है, हर्षचरित भी लिखी है। इसके बाद देखिए 11वां प्रश्न है कि हर्ष एवं पुलकेशन सेकंड के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? ठीक है, तो ऐहोल अभिलेख मैंने बताया है, कर्नाटक में मिला था ऐहोल अभिलेख। पुलकेशन सेकंड के मध्य इन दोनों के बीच में क्या हुई थी? लड़ाई हुई थी। ठीक है, पुलकेशन द्वितीय चालुक्य वंश के थे। ठीक है, दक्षिण में। 12वां प्रश्न देखिए, प्रतापशील, हूण, हरिण केसरी, महाराज अधिराज, ये उपाधियाँ किसकी थी? तो प्रभाकर वर्धन की थी। ठीक, प्रभाकर वर्धन वर्धन वंश के थे,
ये वर्धन वंश के पहले महान राजा हुए, ठीक है। इनके पुत्र मैंने बताया था आपको, राजवर्धन पुत्र थे, हर्षवर्धन पुत्र थे और राजश्री पुत्री थी, किसकी, प्रभाकर वर्धन की, ठीक। तो नोट कर लो आप इनको। इसके बाद देखिए सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की, कन्नौज की थी, क्योंकि बाद में हर्ष ने क्या किया, कन्नौज को जीत दिया था, तो उन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। तो पूछा भी जाता है कि कन्नौज को किस राजा ने राजधानी बनाई, हर्ष ने बनाई, ठीक है। इसके बाद देखिए हर्षवर्धन मतलब हर्ष, ठीक है। इसके बाद देखिए सकलोतरपनाथ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये उपनाम, ठीक है ना। सकलोतरपनाथ पूछ सकता है, ये हर्षवर्धन को कहते हैं, ठीक है ना, कोई ये उपाधि है, मतलब सतलोक, आप सकलोक कह सकते हैं, आप सभी लोगों का नाथ, ऐसा कुछ है इसका अर्थ। तो हर्षवर्धन को कहते हैं, ठीक है। हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक भी कहते हैं, ध्यान रखिए, शिलादित्य भी कहते हैं और सकलोतरपनाथ भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए ह्वेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा, यहाँ पर आगे हर्षवर्धन को कहा था शिलादित्य, ठीक। इसके बाद देखिए उपनाम, आप इनको रट लीजिए। गुप्त वंश के ह्रास के कारण बाद, मतलब उनके पतन के बाद, कहने का मतलब है कि उत्तर भारत में बड़े भाव किसने पुनर्गठन किया, तो हर्षवर्धन ने किया, ठीक है। हालांकि हर्षवर्धन से पहले भी राजा आए थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, उसको फैलाया, ठीक है। इसलिए महान शासक माने जाते हैं वर्धन वंश के, ठीक है, पुष्यभूति वंश के हर्षवर्धन, ठीक। इसके बाद देखिए बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था, शशांक, क्लियर हो गया, ए वाला, ठीक है। शशांक जो कि गौड़ वंश के थे बंगाल में, और इन्होंने बोधि वृक्ष कटा दिया था, ठीक है, ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है, बोधि वृक्ष कटाया था। शशांक शैव धर्म को मानते थे और उन्होंने बोधगया में बोधि वृक्ष कटाया था, ठीक, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया, ठीक है, तो नर्मदा नदी, ठीक है ना। पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हरा दिया था वैसे इसमें, तो नर्मदा नदी के किनारे वो हार गए थे हर्षवर्धन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन था, कन्नौज था, ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ पास का क्षेत्र था, कन्नौज, ठीक, पूछ सकता है, क्लियर है आपको। हर्ष की जीवनी किसने लिखी, बाणभट्ट ने हर्षचरित लिखा हुआ, ठीक है। हर्षवर्धन में धार्मिक सभा कहाँ कर था आयोजित, प्रयाग में, ठीक है। तो प्रयाग में प्रत्येक 5 साल में ये धार्मिक सभा आयोजित करता था और धार्मिक प्रवृत्ति का भी था ये, ठीक है ना, तो नोट कर लेंगे आप इसको। इसके बाद देखिए 22वां प्रश्न आ रहा है कि वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में है, तो हरियाणा बता चुका हूँ, ठीक है, हरियाणा में है, सिंपल है, याद कर लीजिए इसको। हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ, तो मौखरी नरेश गृहवर्मा के साथ हुआ, ठीक है, गृहवर्मा, जिसकी हत्या बाद में देवगुप्त ने कर दी थी, मालवा के देवगुप्त ने इनको मार दिया था, ठीक है, क्लियर हो गया, और राजश्री को बंदी बनाया था, ठीक, बताया था मैंने आपको कल वीडियो में, उसको आप देख लीजिएगा इससे पहले। इसके बाद देखिए हर्षवर्धन के अग्रज राज्यवर्धन सेकंड की हत्या किसने की, तो गौड़ नरेश शशांक ने की थी, ठीक है, आप इसको याद कर लेंगे। राज्यवर्धन की हत्या किसने की, मतलब बड़े भाई थे ये हर्षवर्धन के, राज्यवर्धन, तो गौड़ नरेश शशांक ने इनको मार दिया था धोखे से, ठीक है। इसके बाद देखिए हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस शुभ लक्ष्य में की, तो राज्यारोहण, ठीक है, या 606 ईस्वी में इन्होंने, पता होना चाहिए वो गद्दी पर बैठे, इनका 16 वर्ष की आयु में राज्यारोहण हुआ, तो राज्यारोहण के उपलक्ष्य में उन्होंने संवत चलाया, ठीक, कोई भी राजा जब वो गद्दी पर बैठता था तब वो संवत चलाते थे, जैसे कनिष्क ने चलाया, विक्रमी संवत इत्यादि वगैरह, कनिष्क संवत हो गया इनका, कनिष्क का शक संवत हो गया, ठीक है ना, तो ऐसे संवत चलते थे, ठीक है, तो आप नोट कर लेंगे। इसके बाद 26वां प्रश्न है कि कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज लाया, तो हर्षवर्धन बिल्कुल सही है, जब इन्होंने शशांक को भी हराया था, ठीक है, तो कन्नौज ले आई ये राजधानी, ठीक है। इसके बाद देखिए कन्नौज कहाँ है, उत्तर प्रदेश का मेनली क्षेत्र है वैसे, तो यूपी। ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध शहर था मथुरा, ठीक है, नोट कर लो, बीपीएससी में आया हुआ है, ठीक है ना। ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण नगर मथुरा था, ठीक है, ह्वेनसांग के समय। बाणभट्ट निवासी था कहाँ का, थानेश्वर का, बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो बाणभट्ट कहाँ के निवासी थे, थानेश्वर के, ठीक है, पूछ सकता है आपको, थानेश्वर जो कि पुष्यभूति वंश की राजधानी थी, हरियाणा में है। नागानंद के रचयिता कौन है, हर्षवर्धन, ठीक है, नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका, इन्होंने नाटक लिखे हैं। इसके बाद देखिए सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, कहाँ, कन्नौज और प्रयाग में, ठीक है, तो प्रयाग में भी किया था और कन्नौज में, दोनों जगह किया था, ठीक, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। 32वां देखिए नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका नाटक रिपीट हो गया, फिर हर्षवर्धन सही है, इन्होंने नाटक लिखे हुए, ठीक है। गुर्जरों को किस शासक ने परास्त किया, हर्षवर्धन, जो गुर्जर होते थे, हर्षवर्धन काफ़ी महान थे, ठीक है, हरियाणा में भी गुर्जर होते थे, अभी भी होते हैं, तो हर्षवर्धन ने उन्हें हराया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए 34वां प्रश्न आ रहा है कि आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है, तो सीयूकी की रचना, ठीक है, सीयूकी नाम से उन्होंने क्या लिखा अपना, यात्रा वृतांत, ठीक है, यात्रा वृतांत लिखा, आप इनको नोट कर लेंगे, ठीक, इंपॉर्टेंट है, यात्रा वृतांत बोलते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ऊपर,
35वां प्रश्न है कि हर्ष के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का था? वातापी कहाँ का शासक था? तो वातापी बादामी, ठीक है, नीचे कर्नाटक में, ठीक है ना, चालुक्य वंश का था और ये बादामी जगह है नीचे कर्नाटक में, वहाँ का था, ठीक है ना। एकमात्र राजा था पुलकेशिन द्वितीय जिन्होंने हर्षवर्धन को हराया था, ठीक। इसके बाद देखिए हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी नरेश से किया, जो कि एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। वल्लभी नरेश का नाम था, ठीक है, ध्रुवसेन सेकंड था, नोट कर लेंगे आप। तो हर्षवर्धन की पुत्री जो हुई, ठीक है, उनका विवाह वल्लभी नरेश से किया उन्होंने, ठीक है ना। ध्यान रखिए हर्षवर्धन की पुत्री कह रहे हैं, प्रभाकर वर्धन की, राजश्री की बात नहीं हो रही है, ठीक है, हर्षवर्धन की पुत्री की बात हो रही है। तो पूछ भी सकता है, वैसे इंपॉर्टेंट तो ना नहीं है, तो नहीं पूछेगा आपको, ठीक है। इसके बाद देखिए 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताइसुंग के पास एक राजदूत भेजा? हर्षवर्धन ने भेजा था, ठीक है, चीन के राजा ताइसुंग के पास। 641 ईस्वी में हर्षवर्धन ही थे उस समय समकालीन, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 38वां कि हर्षवर्धन के भारतीय मिशन के जवाब में चीनी सम्राट ताइसुंग ने, ठीक है, चीनी सम्राट क्योंकि उस समय राजदूत भेजा था हर्षवर्धन ने उनके पास, तो ताइसुंग ने 3 चीनी मिशन हर्षवर्धन के दौरान भेजे, ठीक है, इन्होंने भी भेजे और हर्षवर्धन ने भेजे थे चीन में, ठीक है। ये ऊपर वाला प्रश्न देखा होगा आपने। तो इसमें क्या हुआ, जिसमें एक मिशन हर्षवर्धन के मरणोपरांत पहुंचा, ठीक है। अंतिम मिशन में शामिल उस चीनी राजदूत का नाम क्या था जिसने हर्ष की मृत्यु के तुरंत बाद जो घटनाक्रम घटित हुआ उसका विस्तार से वर्णन किया, ठीक है। तो वान वेन्से, ठीक है, वान वेन्से, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जो कि हर्ष की मृत्यु के बाद क्या हुआ, जिन्होंने घटनाक्रम हुआ उसके बाद उन्होंने उनके बारे में लिखा, ठीक है। तो इस चीनी यात्री ने लिखा था, ठीक है ना, क्योंकि जब इन्होंने क्या किया 641 में चीन के राजा ताइसुंग के पास राजदूत भेजा हर्षवर्धन ने, तो फिर ताइसुंग ने भी हर्षवर्धन के पास क्या चीनी सम्राट भेजे थे, ठीक है। तो आप देख लीजिए इसको, याद कर लीजिए इसको, ठीक है। इसके बाद देखिए 39वां प्रश्न है किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि या यात्रियों का राजकुमार, ठीक है, यहाँ पर देखिए वर्तमान शाक्य मुनि और यात्रियों का राजकुमार कहते हैं, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है ना, मतलब यात्रियों के राजकुमार के नाम से विख्यात हैं, उपनाम से। ये हैं वेनसांग, जो कि हर्षवर्धन के समय आए थे। वेनसांग भारत में कितने साल रहा? 14 साल, इसको याद कर लीजिए फैक्ट को। वेनसांग के सम्मानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा आयोजित की? कन्नौज में की थी, ठीक है ना। ये बौद्ध धर्म को मानते थे, महायान शाखा को, तो कन्नौज में उन्होंने की थी, ठीक। कुंभ मेला प्रारंभ करने का श्रेय इन्हीं को जाता है, बिल्कुल सही है, ये एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है प्रश्न। कुंभ मेला प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो हर्षवर्धन को दिया जाता है, एग्जाम में पूछा गया है ये, ठीक। इसके बाद देखिए नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को रोका, ठीक है। जो नर्मदा नदी थी नीचे साउथ की तरफ कर्नाटक के पास, तो वहाँ पर पुलकेशिन द्वितीय ने उनको रोका, हराया था, ठीक है। किसको हराया था? हर्षवर्धन को, ठीक है। एकमात्र राजा जिन्होंने हर्षवर्धन को हराया था पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जहाँ से ऐहोल अभिलेख मिला है कर्नाटक उधर से, ठीक है ना। नोट भी कर लेंगे आप इनको, एग्जाम में आ सकते हैं, यहीं से कोई प्रश्न आ सकता है। निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दी है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दी? तो हर्षवर्धन दिए थे 100 ग्रामों की आय, उस समय ये मूल्य की आय होती थी, ठीक है ना। तो ये उन्होंने दिए थे नालंदा विश्वविद्यालय को, ठीक है, जो कि बौद्ध शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था, बौद्ध धर्म को मानते थे ये, ठीक है। ध्यान रखना आप कि बौद्ध धर्म के महायान शाखा को ये मानते थे, ठीक है ना, पूछ सकता है। इसके बाद देखिए 45वां अच्छा प्रश्न आ रहा है, मिलाना है आपने ये, तो कुछ भी टफ नहीं है इसमें। हर्षचरित कादम्बरी बाणभट्ट की है, ठीक है, ये चौथा वाला हो जाएगा इसका। नीति शतक, श्रृंगार शतक, भक्ति शतक, ठीक है, ये आपको मैं शायद पहले बता चुका हूँ। ये भर्तृहरि की है, बिल्कुल सही है। इसके बाद सूर्य शतक, ठीक है, सूर्य शतक किसकी है? मयूर की है, सही है। प्रियदर्शिका रत्नावली हर्षवर्धन की, डी है। तो आप देख लो, ए वाला मिला लो, ए का चौथा, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का पहला, ठीक है। इसका ए वाला सही ऑप्शन हो जाएगा, याद कर लीजिए, इनमें से कोई भी प्रश्न पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद देखिए 46वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबद्ध नहीं था, ठीक है। कौन नहीं था? कालिदास नहीं था, बाकी बाणभट्ट, भर्तृहरि, मयूर थे, ठीक है। और भर्तृहरि का नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। इसके बाद देखिए कथन ए और बी वाले हैं। कथन ए कह रहा है कि हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया, ठीक है। नवीन शासन प्रणाली को जन्म तो वैसे खास नहीं दिया। हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली को कुछ संशोधनों के साथ अपनाया, ठीक है, वैसे तो सही लग रहा है दोनों। हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली को कुछ संशोधनों के साथ अपनाया, ठीक है, तो दोनों सही है वैसे, और व्याख्या भी करते ही हैं, ठीक, क्योंकि तुरंत गुप्त के बाद ऐसा कोई राजा हुआ नहीं था कि जो शासन का विस्तार करे, ठीक है, जो नई प्रणाली अपनाए, तो हर्षवर्धन हुए ऐसे राजा, तो जिन्होंने क्या किया, नवीन प्रणाली को जन्म दिया, तो सही है वैसे। हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली को कुछ संशोधनों के साथ बनाया, ठीक है, तो कुछ संशोधन अपनाए थे उन्होंने। एक काफ़ी वीर और काफ़ी बुद्धिमान एक लेखक भी थे, क्योंकि उन्होंने नागार्जुन रत्नावली भी लिखी हुई है,
तो कहीं ना कहीं इन्होंने उसको फैलाया, ठीक है, वर्धन वंश को ख्याति दिलाई, ठीक है। इसके बाद देखिए 48वां प्रश्न है, कौन सुमिलित है? कौन सुमिलित है पूछा है। अवंती हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री, सिंहनाद महासेनापति, कुंतल सेनापति, ठीक है। ये उपरोक्त सभी सही हैं। ये उस समय जो नाम होते थे पद के, उनके नाम मिलाना है, ठीक है। तो वैसे पूछ भी सकता है आपको, क्योंकि अभी तो एग्जाम में आते हैं, ऐसे प्रश्न आते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए किसका कथन है कि भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वच्छता प्रेमी हैं, विंसांग, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सी वाला, ये पूछा जा सकता है। भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं, विंसांग ने अपने CUK में लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखिए अग्रहार क्या था, किस समय, वर्धन वंश के समय या गुप्त काल के बाद की बात है। अग्रहार क्या होता था, तो ब्राह्मणों को दिया जाने वाला कर मुक्त भूमि अनुदान, ठीक है, मतलब उस पर कर नहीं लगता था और भूमि अनुदान के रूप में या थोड़ा बहुत कुछ छूट के रूप में देते थे, ठीक है ना। तो आप इनको याद कर लेंगे, ठीक है। तो इसके बाद देखिए घंटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग होता है खेतों की सिंचाई के लिए, ठीक है। तो खेतों की सिंचाई के लिए प्रयोग होता था, एग्जाम में पूछ सकता है आपको ये घंटी यंत्र, आप देख लेना डिस्प्ले पे आएगा। इसके बाद देखिए दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपत्ती का अर्थ, ठीक है। तो एरीपत्ती, दक्षिण भारत में एरीपत्ती जलाशय, जहाँ पर जलाशय होते थे उस भूमि को कहते थे एरीपत्ती, पूछ सकता है आपको ये, ठीक है। इसके बाद देखिए हर्ष के शासनकाल में भू राजस्व की दर थी 1/6 से 1/10। तो नॉर्मली 1/6 सभी जगह होती थी। भू राजस्व की दर मतलब पूरी भूमि से जितना राजस्व होता था उसका 1/6 राजा को देना होता होगा, ऐसा था, ठीक है ना। तो इसका बी वाला सही हो जाएगा, आप इनको याद भी कर लेंगे। मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज थी, ठीक है, जहाँ के राजा घृतवर्मा हुए, क्लियर है, ठीक है, जिनसे राजश्री का विवाह हुआ था, आप कनेक्शन याद कर लेंगे। इसके बाद लास्ट प्रश्न है फ्रेंड 55वां, CUK नामक यात्रा वर्णन किसने लिखा है? तो बिल्कुल सही है, विंसांग ने लिखा है, यात्रियों का राजकुमार इनको कहते हैं, आप इनको नोट कर लेंगे, ठीक है ना, एग्जाम में पूछ सकता है आपको ये। तो फ्रेंड्स आज हमने देखा कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू जो इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्जाम में आ सकते हैं, आप इनको नोट कर लेंगे। और पिछली वीडियो आपने देखी नहीं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको देखिए फ्रेंड्स, ठीक है। इसके बाद हम आगे मेडावेल पढ़ेंगे, वस्तुनिष्ठ इनका आप याद कर लीजिए, मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कुछ आएगा, प्रश्न वैसे इसी में से बनेंगे, तो कनेक्ट कर बनेंगे, ठीक है। तो उत्तर गुप्त काल जिसका समय मैंने आपको बताया 550 से 650 ईस्वी लगभग तक रहा था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी हर्षवर्धन के समय काफ़ी पूछता है। तो फ्रेंड्स इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।